यार आप इतने स्मार्ट हो जाओगे खुद ही आप पैसे कमाने लगोगे। यार ये बड़ी धमाकेदार चीज है, 90% को इसके बारे में पता ही नहीं है, $100 वैसे ही मिल जाते हैं। और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि देती हैं। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि वो कौन सी आईडीईज हैं जो कि आपको यूज करनी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको सेटअप करना चाहिए जब आप एक किसी तरह की कोडिंग कर रहे हो, और वो क्या गलतियां हैं जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए अगर आप लोग एक सफल और एक प्रोडक्टिव डेवलपर बनना चाहते हो। अब आप लोग अगर मेरे वीडियोस देखते हो जिसमें मैं आप लोगों को कोडिंग करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देखते होंगे कि मैं आईडीईज को जो है चेंज करता हूँ, कभी किसी में आ जाता हूँ, कभी किसी में आ जाता हूँ, कभी नोटबुक खोल लेता हूँ। तो आपको मैं आज आप ये बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन सी आईडी को कब यूज करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि जो आईडी है वो एक कन्वीनियंस है हमारे लिए, हमारा टाइम बचाने के लिए। तो जितना हम लोग अगर टाइम लगाएंगे, मान लो एक बहुत बड़े फंक्शन का नाम लिखने में, अगर वो हमको सजेस्ट होकर ऑटोमेटिकली हम एंटर मार के उसको ऑटो कंप्लीट कर लें तो कितना अच्छा रहे। ठीक है, तो यही काम करती है आपकी आईडी, आपका टाइम बचाती है। दूसरी चीज ये जो आईडी करती है वो ये है कि आप लोग को अच्छा एक कॉपी पेस्ट करने का मैकेनिज्म देती है। आप लोग जो है मल्टीपल कर्सर्स बना सकते हैं, अलग अलग आईडीज आपको अलग अलग फीचर देती हैं। फिर उसके बाद जो कॉपी पेस्ट है और उसी के साथ साथ आपका ऑटो सेव है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलता है आईडीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 5 आईडीज की जिनको मैं कंसीडर करूंगा, और फिर आपको बताऊंगा प्रत्येक आईडी को कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि भाई ये कर लो यूज, ये कर लो, कब करना है नहीं कब करना है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो बिना टाइम को मैं ज़्यादा वेस्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा और नाम लेने वाला हूँ सबसे पहले मैं अपना पहली आईडी का, जिसका नाम है पाईचार्म। ठीक है, अब ये पाईचार्म क्या है? अगर आप लोगों ने मेरे पाइथन के ट्यूटोरियल देखे हैं या फिर अगर आप लोगों ने मुझे कोई पाइथन में कोई काम करते हुए देखा है, तो मैंने इनिशियली मैं पाईचार्म को यूज़ करता था और बहुत इंटेंसिवली यूज़ करता था, और बहुत ज़्यादा अभी भी यूज़ करता हूँ कभी कभी। तो पाईचार्म और इंटेलिजे आइडिया, अगर आपने जावा का मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इंटेलिजे आइडिया यूज़ किया हुआ है। तो ये दोनों जो इंटेलिजे की तरफ से आईडी है, पाईचार्म हो गई, और उसके बाद आपकी ये इंटेलिजे आइडिया हो गई जो कि जावा के लिए है, पाईचार्म पाइथन के लिए। ये दोनों ही बहुत अच्छी आईडी हैं और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इन दोनों को बिगिनर्स के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को इनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे पाईचार्म के बारे में खटकती है वो ये है कि यार पाईचार्म का एक अपना कम्युनिटी फ्री तो है, ठीक है, लेकिन उसमें यार एक पेड चीज़ आ जाती है। और जब फ्री है कोई चीज़ और उसके बाद पेड है, एक तो है कि भाई ये ले लो और चाहिए तो पैसे दे के ले लो, एक होता है कि भाई फ्री है सब कुछ। ठीक है, तो जो फ्री होता है उसमें सारे फीचर्स जो भी उसका मेंटेनर है, क्रिएटर है या ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके पीछे है, वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने की एक ही वर्जन को, अगर वो फ्री है तो, और सारे फीचर्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स में मिल जाएंगे। लेकिन अगर एट द सेम टाइम उसका एक फ्री वर्जन है और एक पेड वर्जन है, तो फ्री वर्जन वो कहेंगे भाई कम्युनिटी है, ये वाला प्रोफेशनल है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं पाईचार्म के अंदर जो कि कम्युनिटी में है, लेकिन कुछ अच्छे फीचर जो कि मेरे ओपिनियन में बहुत बड़े फीचर्स हैं वो उन्होंने प्रोफेशनल में डाल के रखे हुए हैं। जैसे कि रिमोटली अगर आप सर्वर में कनेक्ट करना चाहते हैं पाईचार्म को, तो आपको प्रोफेशनल खरीदना पड़ता है। तो ये बात मुझे थोड़ी खटकी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे इनिशियल डेज में जब मैं कॉलेज में था, और अभी भी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले मैंने मतलब कभी कभी आपके पास पैसे होते हैं बट वाई वुड यू पे, जब आपके पास ऑल्टरनेटिव है, तो चीपर ऑल्टरनेटिव या फ्री ऑल्टरनेटिव जब है मौजूद तो क्यों पे करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि पाईचार्म को मैंने थोड़ा सा साइड में रख के एक दूसरी आईडी यूज़ की जिसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाईचार्म आज भी रिकमेंडेड है बिगिनर्स के लिए। आप रिमोटली शायद कनेक्ट ना करें सर्वर में, इसीलिए आप अगर पाइथन सीख रहे हैं, तो मेरा जो पाइथन का कोर्स है वो पूरा मैंने पाईचार्म में सिखाया हुआ है। तो मैं कहता हूँ अगर आप उसको देख रहे हैं आप पाईचार्म ही यूज़ करें, और एक बहुत अच्छी आईडी है, मैं आज भी यूज़ करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और मेरी पहली आईडी है वो पाइथन, जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है मैंने पाईचार्म से स्टार्ट किया है। तो एक है ना, कहीं दिल का तार जुड़ा हुआ है पाईचार्म से, तो एक वो बात आ जाती है। तो मैं पाईचार्म अब भी आज भी खोल लेता हूँ कभी कभी प्योर पाइथन कुछ करना है तो। लेकिन एक और मैं बात बताता हूँ जो कि मैंने फील करी, और मैंने टू बी ऑनेस्ट जेंगो की ऐप कोई बनाई नहीं है, करीब 1 साल हो गया पाईचार्म के अंदर नहीं बनाई है। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली दूसरी आईडी में शिफ्ट किया जेंगो के लिए। लेकिन मैंने पाईचार्म में जेंगो जब यूज़ किया था स्टार्ट करना, और फ्लास्क जब यूज़ किया था, तब मुझे वहाँ पर एमेट में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे एमेट में कभी कभी मेरा जो सीपीयू है वो हल्का पड़ जाता था, वो अपने हाथ खड़े कर देता था, कहता था भाई दम नहीं है मेरे अंदर बहुत, ये बहुत सीपीयू मांग रहा है, 100% पे आ जाता था। उससे क्या होता था कि जब मैं जैसे कोई गूगल सर्च कर रहा हूँ, क्रोम भी बहुत खाता है रैम। तो मेरे पास तो आज भी उतना खतरनाक कोई लैपटॉप नहीं है, या तो मैं भाई 2-3 लाख रुपए का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो अलग बात है, तब मुझे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग भी एक सिंपल सा बेसिक लैपटॉप यूज़ करते हैं। मेरा थोड़ा सा अभी मैंने रैम बढ़वा लिया अपने लैपटॉप की, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़रूरत पड़ी, और धीरे धीरे मैंने अपग्रेड किया। लेकिन मैंने जब इनिशियली यूज़ किया तो 4 GB रैम के लैपटॉप पे मैं काम करता था। तो
मुझे वहाँ पर लगा कि हाँ यार बॉटलनेक हो रहा है रिसोर्सेज का, इसको सीपीयू ज़्यादा खाना है, इसको रैम ज़्यादा खाना है। तो मुझे वो जो सीपीयू का ऑप्टिमाइजेशन है, देखो भाई अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपको जो आपके यूज़र्स हैं जो कि कम रिसोर्सेज वाले लैपटॉप को यूज़ करते हैं या फिर मशीन्स को यूज़ करते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो वास्ट मेजॉरिटी है वो इसी तरह के यूजर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर से कोई शिकायत नहीं है, हाई एंड कंप्यूटर में चल जाएगा। आज मैं अगर अपने अपग्रेडेड कंप्यूटर में चलाऊंगा, मैंने रिसेंटली नया लिया है लैपटॉप, करीब हो गए 6 महीने, तो मैं उसमें चलाऊंगा तो शायद अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। लेकिन मेरा पुराने लैपटॉप का क्या, क्योंकि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता यार इतने महंगे लैपटॉप्स। तो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि पाईचार्म सस्ते वाले जो कंप्यूटर होते हैं उसमें थोड़ा ढीला पड़ जाता है। अदरवाइज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर सब कुछ है, इतने अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं और मतलब पैकेज वहीं पे आप इंस्टॉल कर सकते हो बल्ब पे क्लिक करके, मतलब बहुत बढ़िया है। अपना टर्मिनल नीचे रहता है, वर्जन कंट्रोल भी है, तो बहुत इंजॉय करता हूँ मैं पाईचार्म के साथ एक्सपीरियंस, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अगर आप HTML भी एडिट कर रहे हैं, पाइथन भी एडिट कर रहे हैं, तो मुझे वो एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है अभी बेटर हो गई हो IDE, हो सकता है और काम चल रहा हो और डेली के हिसाब से यार ये लोग इम्प्रूव करते हैं तो हो सकता है और अच्छा हो गया हो। बट मैं जब यूज़ करता था तो मुझे शिफ्ट होना पड़ा अपने प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए। बट अगर मैं प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, पाईचार्म आज भी मैं यूज़ करता हूँ, तो पाईचार्म को यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोग एक बिगिनर प्रोग्रामर हैं, आप जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं, आप लोग यूज़ करें पाईचार्म को। पाईचार्म को यूज़ करने के बाद आप लोग को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा पाइथन के साथ। सेटअप बहुत अच्छा है एक तो इसका, और उसी के साथ साथ आप लोग को जो है पाइथन जब आप लिखोगे तो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है लिखने का। ये मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग जब लिखोगे आपको मज़ा आएगा। हो सकता है कि आप जुपिटर या फिर और जो IDE है उनको सेटअप करो तो आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस स्मूथ जाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए मैं बिगिनर्स को पाईचार्म ही रिकमेंड करता हूँ। आप लोग बिना किसी टेंशन के पाईचार्म यूज़ कर सकते हो। बस जब आप HTML लिखोगे तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग का HTML का एक्सपीरियंस भी उसमें इंप्रूव लग रहा है, अच्छा है, तो आप लोग कर सकते हो। तो ये था मेरा पाईचार्म पेटी का। मैं जल्दी से बात करूंगा दूसरी IDE की जिसका नाम है एनाकोंडा। एनाकोंडा के साथ एक IDE आती है स्पाइडर, तो एनाकोंडा के कॉन्टेक्स्ट में स्पाइडर की बात मैं करूंगा। तो मेरे हिसाब से स्पाइडर जो है वो एक बहुत ही बेसिक IDE है और उसमें बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं है, उतने ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसके अंदर कि आप लोग उसके साथ बहुत कुछ कर पाओ। लेकिन एक जो बहुत ही बेसिक एडिटर अगर आप लोग को चाहिए, मेरे हिसाब से लो स्पेक PC के लिए स्पाइडर इज़ द बेस्ट। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सिंपल सा उसमें आपका एडिटर होता है और यहाँ पर आपका वेरिएबल एक्सप्लोरर होता है। वेरिएबल एक्सप्लोरर स्पाइडर के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, आपको सारे के सारे वेरिएबल मिल जाते हैं कि भाई मेरे ए की वैल्यू क्या है, मेरी इस लिस्ट की वैल्यू क्या है, इसमें क्या है। तो एक बिगिनर है जिसको ज़्यादा डीबगिंग करना नहीं आती, जो डीबगर यूज़ नहीं कर पाता, वो सब अगर वो नहीं करना चाहता यार, उसको वेरिएबल पता नहीं क्या होता है, वो डीबगर उसको आप यूज़ करने को बोलो कि यार डीबगर यूज़ कर लो, तो वो तो यही बोलेगा ना यार डीबगर क्या होता है, क्यों मेरी जो है फिरकी ले रहे हो। तो वहाँ पर आप लोगों को स्पाइडर यूज़ करना है इफ़ यू आर अ बिगिनर। और अगर आप लोग के पास PC बहुत स्ट्रांग नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चलता है। बट हैविंग सेड दैट, बिगिनर्स को मैं एनाकोंडा मना ही करता हूं क्योंकि एनाकोंडा इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ पाइथन। मैं कहता हूं कि पाइथन को प्योरली इंस्टॉल करो। आप लोग पाइथन को प्योरली इंस्टॉल करके पिप को यूज करना सीखो। जब इंसान एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेता है तो वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना आपके बेसिक मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने के, उसको ऑटोमेटिकली कुछ मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, उसको कुछ फीचर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, तो वो सीख नहीं पाता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको प्योर पाइथन इंस्टॉल करना है, सीखना है, फिर एनाकोंडा आप इंस्टॉल करो, आप जो है अजगर इंस्टॉल करो, जो भी आपको इंस्टॉल करना है, मतलब किंग कोबरा इंस्टॉल करो, जो भी IDE आपको मिल रही है सब इंस्टॉल करो आप लोग, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ प्योर पाइथन इंस्टॉल करो। अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर हो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जितना बेसिक रहोगे। इसके बाद जो IDE का मैं नाम लेने जा रहा हूँ उसका नाम है जुपिटर। और जुपिटर जो है, जुपिटर बना था जूलिया JUPY, पाइथन और R, ये 3 लैंग्वेजेस जो है इसमें आप लोग इन ब्राउजर लिख सकते हो। अभी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, अराउंड 40-45 लैंग्वेजेस ये आराम से सपोर्ट करता है। C++ भी आ गई है अभी तो जुपिटर के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है कि एक नोटबुक सर्वर बनाएगा आपका। नोटबुक सर्वर बनाने के बाद आप लोग ब्राउजर में खोल के अपना आराम से काम कर सकते हो। अब यहाँ सुनना कि कब इसको यूज़ करना है कब नहीं करना है। इसमें क्या होता है, कर्नल चलता है और कर्नल का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप लोग बड़े आराम से एक कर्नल स्टार्ट कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। और जैसे मान लो आपने लिखा A = 3, एंटर मारा, अब वापस से एक ही वैल्यू देख सकते हो सिर्फ A एंटर लिख के। आप वापस से एक CSV लोड करके उसकी एक एक वैल्यू को बार बार देखे जा सकते हो। लेकिन ट्रेडिशनली अगर आप रन करो एक प्रोग्राम को, शुरू से आखिर तक रन होता है, उसका आउटपुट आपका आ जाता है। तो अगर टुकड़ों में आपको रन करना है प्रोग्राम को
जो कि डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मशीन लर्निंग अगर आप लोग कर रहे हो, मॉडल का क्या प्रिसीजन है, क्या रिकॉल है, क्या F1 है। अगर आपने मान लो कोई फेस रिकग्निशन वगैरह का एल्गोरिदम बनाया, अब आप लोग चाह रहे हो कि यार मुझे टुकड़ों में देखना है कि भाई यहाँ पे ये वहाँ पे वो, इस तरह से अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को जुपिटर यूज़ करना है। मैंने अपने सारे मशीन लर्निंग वीडियोस में मोस्टली जुपिटर नोटबुक का यूज़ किया है। किसी ने, अगर आपने मेरा 3 घंटे वाला वो जो एंड टू एंड मशीन लर्निंग वाला है, बड़ा मज़ेदार वीडियो है, 3 घंटे में एक पूरी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है हमने। और मैंने उसमें कार्टून भी बनाया शुरू में, काफ़ी क्रिएटिव बनाए, देखना ज़रूर उसको आप लोग जाके, नहीं देखा है आपने अगर तो। एक पूरा एंड टू एंड वीडियो है, 3 घंटे का है, लेकिन एक प्रॉब्लम को डेटा सेट से लेके कंक्लूजन तक बिजनेस में कैसे यूज़ करना है, एक कंपनी के साथ मैंने काम करके उसमें दिखाया हुआ है कैसे होता है सब कुछ। ठीक है, तो ज़रूर देखना वो वीडियो, एंड टू एंड मशीन लर्निंग करके है, मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो खैर वो सब तो ठीक है, उसमें मैंने जुपिटर यूज़ किया हुआ है। अब जुपिटर को कब यूज़ नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप जेंगो की ऐप बना रहे हो, आपके पास HTML फाइल्स रहेंगी, आपके पास यहाँ पर CSS रहेगी आपकी, आपके पास आपकी बहुत सारी मॉडल्स की फाइल रहेंगी। अगर आप लोग को जेंगो नहीं आता तो शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन अगर आप लोग कुछ भी वेब से रिलेटेड काम कर रहे हो, कोई वेब API बना रहे हो फ्लास्क की मदद से, तो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। काम तो नोटपैड में भी हो जाता है, अगर आप काम होने की बात करो कि यार काम चल जाता है, तो वो तो नोटपैड में भी चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप जेंगो यूज़ कर रहे हो, जुपिटर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे सकती। लेकिन जो अगली आईडी मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है। और सुनना उसको, और वो मेरी ना अभी जैसे जैसे मैं उसको यूज़ करता जा रहा हूँ, मुझे उस आईडी से प्यार होता जा रहा है। और वो विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, लेकिन क्या है अभी बताता हूँ। लेकिन जुपिटर कब आप यूज़ करोगे, जब आप डेटा साइंस में हो, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसका आउटपुट आपको बार बार देखना है। अब डेटा साइंस का मतलब ये नहीं कि आप लोग साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो और फेस रिकग्निशन, इमेज रिकग्निशन, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो। सिर्फ वही डेटा साइंस नहीं होता है। एक डेटा सेट को अगर आप एनालाइज कर रहे हो और आपको टुकड़ों में देखना है किसी प्रोग्राम में, कि मेरी इस लिस्ट की वैल्यू क्या है, मेरे उसकी वैल्यू क्या है, मेरे ये की वैल्यू क्या है, और आपको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के रन करना है प्रोग्राम को, रैम में लोडेड रखना है चीज़ों को, तो उसके लिए आपका जो है जुपिटर बेस्ट है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को एक और जुपिटर से रिलेटेड। जब आप एक रिमोट सर्वर बनाते हो, VPS बनाते हो, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बनाते हो, तब होता क्या है कि वहाँ पर आप लोग नहीं चाहोगे कि आप LS करके विम का यूज़ करो या फिर कोई ऐसा काम करो, क्योंकि देखो फाइल एक्सप्लोरर इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं होता है। अब बहुत सारी टेक्निक्स है जिससे आप फाइलज़िला आप इंस्टॉल कर सकते हो, WinSCP इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ज़रा सोचो, एक नूब बंदा है जिसको कुछ आता नहीं है, वो कहेगा कि यार क्या फाइलज़िला, क्या WinSCP। सबकी नज़रों से हमें देखना पड़ेगा उस चीज़ को। तो सबकी नज़रों से देखो, तो अगर पिप इंस्टॉल जुपिटर करके जुपिटर नोटबुक फायर करे वो, तो उसको एक URL मिल जाता है और वो उस URL में जाके अपने सर्वर के कंटेंट को सर्व कर सकता है। तो कितना अच्छा है, वो अपने सर्वर के कंटेंट को ब्राउज करेगा वहीं के वहीं, सिर्फ 2 कमांड में, और वहाँ पर फिर उसको डेटा साइंस का एक पूरी फुली फ्लेज्ड IDE भी मिल जाएगी ब्राउजर बेस्ड। तो कितना अच्छा है, एक तीर से दो निशाने लग गए उसके। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जुपिटर शाइन करता है। और जुपिटर शाइन कहाँ नहीं करता है, जेंगो अगर आपको बनाना है, आपकी फाइल आपको एडिट करनी है, अलग अलग फाइल्स आपको खोल के रखनी है, टैब्स चाहिए आपको, तो टैब नहीं होती है जुपिटर में सबसे पहले तो। हाँ, ब्राउजर की नई नई टैब में खोल सकते हो, बट वो एक्सपीरियंस आएगा नहीं। फिर अलग अलग कर्नल अगर आप लोग चला रहे हो, तो आपका थोड़ा जो रैम है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका रैम भी खाएगा फिर वो। ठीक है, तो वहाँ भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जो चौथी आईडी मैं बता रहा हूँ, चौथी आईडी, यार ये बड़ी धमाकेदार चीज़ है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप में से 90% को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। इसका नाम है जुपिटर लैब्स। जुपिटर की तो बात अभी करी थी, जुपिटर नहीं है ये, जुपिटर लैब्स है। और ये इतनी धमाकेदार आईडी है। और इसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे पाइचार्म होता है आपका, उसको उठा के ब्राउजर में रख दिया है, कुछ ऐसा समझ लो, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस आता है। और इसकी मैंने सबसे अच्छी बात पता है क्या देखी, कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ब्राउजर में काम कर रहा हूँ। आप काम करते करते भूल जाते हो कि आप ब्राउजर में हो, फिर आपको लगता है, आपको पूरा मेन्यू बार और वो सब चीज़ें ऐसे दिखाता है जैसे कि आप एक IDE में काम कर रहे हो। तो इससे वो लोग जिनके पास जो है फास्ट कंप्यूटर नहीं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो एक महंगा सर्वर खरीद सकते हैं। और महंगे का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को या हज़ारों डॉलर का सर्वर खरीदवा रहा हूँ। $10 का सर्वर जो कि आपको प्रति घंटा आप लगा लो, बहुत सस्ता मिलता है। मैंने, मेरा कोई भी आप देख लेना वीडियो जिसमें सर्वर की बात मैंने की हो, वहाँ पर अगर आप लोग रेफरल लिंक यूज़ करते हो, डिजिटल ओशन में मेरा ही करते हो या किसी का भी यूज़ करते हो, तो आपको $100 वैसे ही मिल जाते हैं साइन अप के। और तो ये और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि देती हैं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल ओशन ही लो कह रहा हूँ, तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। लिनोड वगैरह भी है, हर कंपनी ऑन बोर्डिंग के कुछ जो है क्रेडिट रखती है कि भाई 1 साल के लिए ये फ्री टियर है हमारा, इसमें आप आराम से काम कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि यार आप लोग उसकी एडवांटेज क्यों नहीं उठाते। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो यार साइन अप करो ना इन सारी सर्विसेज के लिए, इनके सर्वर्स को यूज़ करो धमाकेदार। क्या प्रॉब्लम क्या है, आप लोग आराम से फ्री में होस्टिंग कर सकते हो, तो करो होस्टिंग आराम से। शुरू के $100 तो 1 साल के लिए वो दे रहे हैं, तो
प्रॉब्लम क्या है? अगर आप लोग को कोई $100 एक साल की दे रहा है तो आप यूज़ करो, और उसके बाद हो सकता है एक साल में यार आप इतने स्मार्ट हो जाओगे, खुद ही आप पैसे कमाने लगोगे। तो कमिंग बैक टू दिस जुपिटर लैब्स, मेरे हिसाब से इसका जो नेविगेशन है वो बहुत अच्छा है। हालांकि आई एम स्टिल इन अ प्रोसेस टू एक्सप्लोर दिस, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको, डेली प्रोग्राम लिखता हूँ इस पे। और मुझे इसका जो कोलैबोरेटिंग नेचर है, यानी कि आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो इसकी मदद से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि अगर मैंने कोई कोड लिखा, मैं वही यूआरएल किसी को भेज दूंगा, वो आके आराम से कोलैबोरेट कर सकता है। फिर विजुअल स्टूडियो कोड की तरह, या फिर आपकी जो पाइचार्म की बात की मैंने उसकी तरह, इसमें प्लगइन्स भी बना दिए हैं। और यार प्लगइन्स इतने सही है ना, मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स इसके लिए बना सकता है। और आप लोग इसके थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्लगइन होता है आपका ब्रैकेट्स, ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट को कवर करने का प्लगइन हो गया, या फिर आपको पाइथन के स्निपेट्स देने का प्लगइन हो गया, या फिर आपका कोई ऐसा प्लगइन हो गया जो आपको से मान लो कुछ स्निपेट्स, डॉक स्ट्रिंग्स, ये सब चीज़ें आपकी लगा देता है अगर आप पाइथन में काम करते हो। या एमिट का प्लगइन हो गया कि आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, आपका पूरा HTML का जो टेम्पलेट है वो लिख के आ गया आपके एक पेज में। तो उस तरह की चीज़ें जो है ना कभी कभी बहुत काम आ जाती हैं एक डेवलपर के, क्योंकि आप नहीं चाहोगे आप बड़े बड़े फंक्शनों के नाम बार बार लिखो, या जो चीज़ आपकी हर प्रोग्राम में यूज़ होती है, जैसे कि HTML लिखते हो तो जो टेम्पलेट है बेसिक वो तो हमेशा वही रहती है ना, तो आप क्यों चाहोगे कि उसको बार बार टाइप करो? तो आप चाहोगे शॉर्टकट मिल जाए आपको वो टाइप करने का, तो वो सब चीज़ें इसमें बिल्ट इन है, काम चल रहा है। गिटअप खोल के देखोगे आप इनका, तो धां धू लगे हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से इसको इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। फिर उसी के साथ साथ फ्री है, और इतना आसान है सेटअप करने के। 2 कमांड है बस, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब और जुपिटर लैब, जुपिटर और लैब लिखना है, और ब्राउज़र में खुल जाती है आपकी आईडी पूरी। तो इतना आसान है सेटअप करना इसको। तो मेरे हिसाब से सब लोग इसको ट्राई करना। और अगर आप लोग को ट्यूटोरियल चाहिए जुपिटर लैब का, मैंने जो जो चीज़ें देखी जुपिटर लैब में, अगर वो चाहिए तो कमेंट कर देना, इनफ कमेंट्स आए तो बना दूंगा। और आपको पता है इनफ कमेंट्स आते हैं तो मैं बना ही देता हूँ फिर उस चीज़ को, ठीक है? तो नीचे कमेंट जो है आपको डालना है कि जुपिटर लैब पे ट्यूटोरियल चाहिए। अगर आपने डाले कमेंट, आए मेरे पास कुछ अच्छे कमेंट्स, तो जुपिटर लैब पे आ जाएगा ट्यूटोरियल फिर, ठीक है? चलो जी, ये हो गई बात। अब मैं अपनी आखिरी 5वीं IDE की बात करूंगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और आपको पता है वो क्या है अगर आप लोग थोड़ा सा भी देखते हैं मुझे, तो वो है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। एक बहुत ही स्टेबल आईडी है, एक बहुत ही अच्छी आईडी है, और मुझे इसमें पसंद ये आता है कि ये एक तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो एक भरोसा रहता है कि यार हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। और विजुअल स्टूडियो कोड एक सोर्स कोड एडिटर है। यहाँ पर जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें अगर आप एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल करते हो तो वो आपका एज स्ट्रॉन्ग एज एक IDE बन जाता है। और मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने कोड को लिखने के लिए। और इसमें क्या सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आप वर्क स्पेस की सेटिंग अलग कर सकते हो, यूज़र की सेटिंग अलग कर सकते हो। और मैंने इसको इतना इस्तेमाल कर लिया अभी तक कि मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है 1 वीडियो में, VS कोड इन 1 वीडियो सर्च करना मेरे चैनल पर। आप लोग मेरे चैनल के सर्च में क्लिक करके VS कोड इन 1 वीडियो लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जानी है जो मैंने बनाई है VS कोड पे। और उसमें मैंने बताया, सब लोग देखना, इसके बाद जाके उसको ज़रूर देखना आप लोग यार, क्योंकि मेरे हिसाब से एक ऐसी IDE है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो C हो, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, रूबी हो, कुछ भी हो, इवन एंड्रॉयड भी क्यों ना हो, फ्लटर भी क्यों ना हो, सब लिखी है मैंने वो विजुअल स्टूडियो कोड ही है। और आज भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक ही IDE यूज़ करूं, और मैं चाहता हूं कि मैं एक ही IDE यूज़ करूं जो कि है मेरी विजुअल स्टूडियो कोड। एक IDE यूज़ करने के ज़्यादातर केसेस में, आप पाइचार्म में कभी कभी चले जाओ वो बात अलग है, लेकिन एक ही IDE को हमेशा यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको उसका जो कोड वगैरह है, शॉर्टकट्स वगैरह वो याद रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग को अगर उसका कुछ भी, आपको कुछ डीबगिंग वगैरह करनी है, आपको उसका डीबगर पता है कहाँ है, आपको पता है कि कहाँ पे क्लिक करना है। और आपका दिमाग भी एक मशीन है जो कि ट्रेन होती जाती है कि कहाँ पे क्लिक करना है। तो अगर आप एक नई IDE में, तो आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मुझे फाइल पे क्लिक करना है और क्लोज करना है इसको, वर्क स्पेस को। लेकिन अगर आप 1 साल तक काम करोगे एक ही IDE में, जैसे मैं कर रहा हूँ सालों से विजुअल स्टूडियो कोड पे, क्लिक करोगे पटाक पटाक पट से आप लोग जो है काम अपना तमाम कर लोगे। मतलब कि जो आपका काम है वो उसको कंप्लीट कर लोगे, तमाम तो नहीं कहना चाहिए। तो मैं बस यही कहूँगा कि आपके हाथ तेज़ होते जाएंगे जैसे जैसे आप काम करते जाओगे किसी चीज़ में। और बस ये है कि जैंगो वगैरह के लिए मेरे हिसाब से बहुत लाजवाब बेहतरीन IDE है ये विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं इसलिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। लेकिन डेटा साइंस के लिए मैं जुपिटर से जुपिटर लैब में तो फॉर श्योर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जुपिटर लैब्स में क्या है कि आप ब्राउज़र में VS कोड वाला मज़ा ले सकते हो नोटबुक्स के साथ। अब VS कोड में भी नोटबुक चलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब जुपिटर लैब में डार्क मोड भी है, और फिर आपका थीम कस्टमाइजेशन है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लो, फिर उसके बाद PDF खोल लो, इमेजेस खोल लो, तो वो चीज़ मुझे जो है बहुत अच्छी लगी। और जबकि उससे मैं अभी भी विजुअल स्टूडियो कोड को ही करता हूँ, क्योंकि सबसे तेज़ मेरे हाथ उसमें चलते हैं, उसकी मुझे सारी सेटिंग्स, सारे शॉर्टकट्स मुझे याद हैं।
शॉर्टकट्स कस्टमाइज कर सकते हो आप वीएस कोड में, मैं बताना भूल गया। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है कैसे करी जाती है प्रैक्टिकल, तो उसका वीडियो बना हुआ है अलग से, वीएस कोड इन वन वीडियो। जुपिटर का भी मेरा वीडियो बना हुआ है, जुपिटर नोटबुक का बना हुआ है, लैब्स का भी बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिया है। और आप लोग ये मत सोचना कि अगर आपके ओपिनियन में आपको लगता है पाइचार्म बहुत अच्छा है और आप जेंगो के लिए पाइचार्म को यूज़ करना चाहते हो, वीएस कोड को नहीं करना चाहते हो, तो दैट्स टोटली फाइन। बट कहीं कहीं स्मार्ट होना पड़ता है। आप जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे हो जैंगो के लिए, मुझे वहाँ पर थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा कि यार आप ट्राई करो पाइचार्म या फिर वीएस कोड, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में कर्नल स्टार्ट करके जेंगो यूज़ करने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको सर्वर तो स्टार्ट करना पड़ेगा टर्मिनल पे। तो वो सारी चीज़ें जो है कभी कभी आपको वहाँ पर स्मार्ट बनना पड़ता है। लेकिन मैं वही बोलता हूँ हमेशा, जैसे मैंने बोला सुनो सबकी, करो अपनी। मैं सुनता हूँ सबकी, करता हूँ अपनी, जो मुझे लगता है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा वो मैं करता हूँ। लेकिन कभी कभी ओपिनियन सुनना और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरे जो एक्सपीरियंस जो कि मुझे किसी ने नहीं बताया और मैंने काफ़ी हार्ड वे लर्न किए, वो मैं आपको आसानी से बताऊं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप सभी लोग वीएस कोड इन वन वीडियो को ज़रूर चेक करना, ठीक है। और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं डाल देता हूँ आप लोगों के लिए लिंक्स वगैरह वो सब, तो उसको भी एक बार देख लिया करो। बट वीएस कोड इन वन वीडियो सब लोग देखना, और जुपिटर का भी ट्यूटोरियल मेरा देखना। पाइचार्म तो मैंने अपने पाइथन कोर्स में बताए हुए, अगर आपने मेरा पाइथन का कंप्लीट कोर्स जो कि फ्री में मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है वो नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देखें। और मेरे हिसाब से जितना हैंड्स ऑन करोगे उतना आप लोग आगे जाओगे। सो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह के और वीडियोस आप लोग को चाहिए तो मुझे बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।